हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का साइंस। और आज का हम सबसे पहला चैप्टर लेने वाले हैं और हम उन सभी क्वेश्चंस को लेंगे जो एग्जाम्स में आ सकते हैं और बहुत ही इजी वे में। टॉपिक का है ही लर्न कॉन्सेप्ट विद स्माइल। तो सब कुछ हम बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए और बहुत ही मज़े से पढ़ेंगे। बिल्कुल कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आप साइंस पढ़ने वाले हो। ठीक, एकदम जिन्नी यहाँ से आपको ना एकदम एक जिन्नी निकलेगा और आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बिल्कुल स्ट्रेस लेके मत पढ़ना, आराम से पढ़ना, मज़े से पढ़ना। तो चलो हम शुरुआत करते हैं और हम इन सभी क्वेश्चंस को लेने वाले हैं जो कि डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, लास्ट तक देखते हो ना, तो उसके बाद आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा इस पहले चैप्टर से लेकर। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन वाइज लेंगे इस चैप्टर को और उसके हम डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि के व्यवस्थित चरण हैं। बिल्कुल ऑप्शन पे मत जाओ। अब देखो मैं बताती हूँ, वैज्ञानिक विधि के जो चरण है ना वे जीनी है। जीनी का मतलब जो अलादीन के चिराग से जीनी निकला था ना, जीनी, वही जीनी है। वे जीनी का मतलब क्या होता है? JIG, जी फॉर जिज्ञासा, नी फॉर निष्कर्ष। तो जीनी वैज्ञानिक विधि के जो चरण हैं वे क्या हैं? जीनी हैं, यानी जिज्ञासा से लेकर निष्कर्ष तक। सबसे पहला चरण क्या है? जिज्ञासा, और सबसे लास्ट चरण क्या है? निष्कर्ष। समझ में आ गया? तो देखो पहले जिज्ञासा होती है। जैसे अगर हम न्यूटन की बात करें तो एप्पल गिरा और उनको जिज्ञासा हुई। तो जब जिज्ञासा हुई तो उन्होंने सोचा, वही सोच तो होती है परिकल्पना। और उस परिकल्पना के बाद होता है परीक्षण कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। परीक्षण के बाद होता है निरीक्षण, और निरीक्षण के बाद हम उसको अलग अलग भागों में बांट लेते हैं कि क्या कौन सा भाग सही होगा, क्या सही था। अलग अलग निरीक्षण करने के बाद उनको बांटते हैं और उसके बाद हम क्या लेते हैं? निष्कर्ष। तो वैज्ञानिक विधि के व्यवस्थित चरण कौन से हो गए? जिज्ञासा, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्ष, यानी जीनी। और पता है स्टीव जॉब्स, उन्होंने वही एप्पल देखा और उन्होंने एप्पल बना दिया। एप्पल तो पता है ना आपको क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिक और उनके कार्यों का मिलान करें। आज के बाद आप इसे कभी नहीं भूल सकते हो। देखो सुश्रुत, ठीक, यहाँ पर इमेज देखो, सुश्रुत संहिता। एक इमेज देख रहे हो ना सबसे राइट कॉर्नर पे नीचे, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक, सुश्रुत संहिता के जो चित्र है उसमें क्या है? ऑपरेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुश्रुत क्या थे? ऑपरेशन करते थे, मतलब शल्य चिकित्सक थे। उसके बाद देखो दूसरा इमेज देख रहे हो, चरक संहिता। चरक संहिता में क्या देख रहे हो? दवाई पीसी जा रही है ना नीचे, ऐसे देख रहे हो कि नीचे दवाई पीसी जा रही है, किसी चीज में कूट के पीसा जा रहा है उसे। तो चरक क्या थे? यह जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा करते थे। ठीक, तो आप इसको मिलान कैसे करोगे? मैं मिलान करके आपको बता रही हूँ। सुश्रुत क्या करते थे? शल्य चिकित्सक थे, यानी ऑपरेशन करते थे। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर आंखों का। सबसे पहले दुनिया के सबसे पहले शल्य चिकित्सक सुश्रुत थे। दूसरी बात हम कर लेते हैं चरक की। तो चरक क्या करते थे? जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा करते थे। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये दवाइयों को कूट पीस रहे हैं, घास फूस। हमारी दुनिया में इन्होंने पहली बार बताया था कि दुनिया में जो भी वनस्पतियां हैं, जो भी पौधे हैं, सभी का औषधीय महत्व होता है। मतलब सबकी दवाइयां बनती हैं, कोई भी बेकार चीज नहीं है दुनिया में। तो यह चरक ने बताया था। तो चरक संहिता, तो चरक क्या करते हैं? जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा करते हैं। इमेज देख के याद हो गया ना अब। और सुश्रुत संहिता में सुश्रुत क्या कर रहे हैं? आंखों का ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब तीसरे हैं श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य क्या करते थे ना? श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण का हल दिया था। जो मैथ आपको सबसे बुरी लगती है, अच्छी लगती है, उसमें जो वर्ग वाला समीकरण होता है ना, उसका हल जो दिया था वह श्रीधराचार्य ने दिया था। और इसके साथ ही एक और बात बताऊं, श्रीधराचार्य ने ही शून्य को परिभाषित किया था। सबसे अच्छी शून्य की जो परिभाषा है उसका एक्सप्लेनेशन जो है वह श्रीधराचार्य ने किया था। इन्होंने ही कहा कि जब किसी संख्या में अगर शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलती है।
किसी संख्या से शून्य को घटाते हैं तो भी वही संख्या मिलती है, और जब किसी संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो शून्य मिलता है। इन्होंने ही ऐसा बताया था। अब हम बात करते हैं आर्यभट्ट की। तो एक ऑप्शन बचा है पाई का मान, और आप जानते भी हो आर्यभट्ट ने क्या किया था, पाई का मान बताया था। यह है आर्यभट्ट जी। और पता है इन्होंने पाई का मान बताया, इसके साथ ही जो शून्य की खोज है ना वह आर्यभट्ट ने की थी। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन दो तीन तरह के हो गए। शून्य की खोज किसने की, आर्यभट्ट ने। शून्य को विस्तृत वर्णन या शून्य की परिभाषा या शून्य का कार्य यह किसने बताया, शून्य का महत्व क्या है यह किसने बताया, तो वह श्रीधराचार्य ने बताया। और शून्य जो ये वर्ड है, मतलब जो चिन्ह है, इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, इस चिन्ह की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ठीक, चिन्ह, शून्य जो चिन्ह है उसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। ठीक, और श्रीधराचार्य ने क्या किया, वर्ग समीकरण का हल दिया और शून्य को परिभाषित किया। सुश्रुत ने क्या किया, शल्य चिकित्सा, वे शल्य चिकित्सक थे, दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक थे। और चरक दुनिया के पहले जड़ी बूटियों से दवा करने वाले चिकित्सक थे। और यह आर्यभट्ट सैटेलाइट है, हमारे भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह। ठीक, हमारे क्योंकि शून्य की खोज किसने की, आर्यभट्ट ने। और पूरी दुनिया का जो विस्तार है, दुनिया गोल है, गोल मतलब शून्य, तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। और जब हमारा पहला सैटेलाइट हमारे देश ने बनाया तो उसका नाम रखा गया आर्यभट्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिक और उनके कार्यों का मिलान करें। तो जगदीश चंद्र बोस के बारे में तो सभी जानते हो ना, क्या किया था इन्होंने बताया कि पौधों में जीवन होता है, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो देखो दूसरा ऑप्शन है क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार। पौधे जब बढ़ते हैं ना तो पौधों की जो लंबाई होती है उस लंबाई को मापने वाला जो यंत्र है वह यंत्र कहलाता है क्रेस्कोग्राफ। तो इन्होंने क्या किया था, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। अच्छा, जगदीश चंद्र बोस को ही पता है आपको, इनको कहा जाता है कि यह रेडियो विज्ञान के पिता थे। मतलब रेडियो विज्ञान जो है ना, अभी जो 5G मोबाइल आ रहा है या फिर जो रेडियो तरंगे हैं, इनके बारे में सबसे पहले बताने वाले थे जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने ही इसे पहले सेंटीमीटर में जो तरंग दैर्ध्य होती थी उसको बताया कि अगर मिलीमीटर में यह हो तो वह और भी बेहतर से हम हर तरंगों को पता कर पाएंगे उनके बारे में। ठीक है, तो यह है हमारे जगदीश चंद्र बोस जी, जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया। रेडियो विज्ञान का पिता कहा जाता है इनको। और साथ में आपको पता है रेडियो का सबसे पहले आविष्कार इन्होंने किया था, लेकिन इन्होंने उसको पेटेंट नहीं कराया। पेटेंट कराने का मतलब होता है अपने नाम से उसको नहीं कराया। ठीक, जैसे कि शादी हो जाती है ना किसी लड़की की, तो शादी के बाद वो पेटेंट हो जाती है अपने पति के नाम की। जब तक शादी नहीं होती है वो क्या होती है, पेटेंट नहीं होती है। दैट्स आप लोग की समझ के लिए, ठीक है, मजाक कर रही थी। जगदीश चंद्र बोस क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार, रेडियो विज्ञान के पिता, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, पेड़ पौधों में जीवन होता है यह भी बताया था। इसके बाद दूसरे हैं सीवी रमन। सीवी रमन जी के यह इमेज आपने सबसे पहले वाले उसमें भी ये इमेज आपने देखी होगी, जो सबसे पहला आपका पेज था वहाँ पर आपने ये इमेज देखी होगी। देखो यह इमेज, उसमें आपने जो देखा होगा उसमें एक लाइट आ रही थी, मतलब लाइट निकल रही थी। यहाँ पर ही देखो ये इमेज देख रहे हो, यहाँ पर चारों ओर से लाइट स्कैटर हो रही है ना, फैल रही है लाइट। तो इन्होंने यह कहा था कि जब प्रकाश के कण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरते हैं, पारदर्शी माध्यम, यह पारदर्शी माध्यम ठोस, द्रव, गैस तीनों ही हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब प्रकाश के कण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरते हैं तो उनकी प्रकृति और स्वभाव में अंतर आ जाता है। ठीक है, और यह अंतर क्यों आता है, क्योंकि पारदर्शी जो माध्यम है ना उसके जो कण होते हैं, हम तो ये तो जानते ही हैं कि दुनिया की हर चीज परमाणु से मिलकर बनी है, और परमाणु क्या है, कण है। या ये जो कण होते हैं तो किसी भी माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो वे माध्यम के कण क्या करते हैं, इसको फैला देते हैं, मतलब टकराते हैं, तो प्रकाश क्या होता है वहां से फैल जाता है। जैसे कि अगर आप कहीं पे लाइट डालते हो
किसी चीज़ पे लाइट, जैसे शीशे पर आप लाइट डालते हो तो क्या होता है, जैसे आपकी घड़ी आप पहने हो उस पर जब धूप पड़ती है तो उसका कहीं रोशनी दिखती है ना दूसरी जगह, तो क्या होता है कि वहाँ पर वो फैल चुकी होती है। तो वही प्रकीर्णन इन्होंने कहा कि जब भी होती है तो वह रोशनी को प्रकीर्णित कर देता है, मतलब फैला देता है माध्यम। और इसकी वजह से पता है इसको कहा जाता है रमन प्रभाव। और रमन प्रभाव बहुत ही फेमस प्रभाव है, इसलिए क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे प्रभाव शोध हुए इसी आधार पर, रमन प्रभाव के आधार पर। और रमन प्रभाव के आधार पर जो शोध हुए, जैसे कि अभी समझो कि आप के यहाँ कोई आ रहा है, ठीक है, जैसे कि कोई बैग लेके आया, उस बैग में अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, तो रमन प्रभाव के द्वारा पता लगा, बिना बैग खोले ही पता लगाया जा सकता है कि उसमें कौन कौन सी केमिकल वाली चीज़ें हैं, मतलब उनकी अलग अलग लाइट प्रकीर्णन होगा ना उनका, तो वो पता चल जाता है। अब अगले हैं होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह कहे जाते हैं। जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उसके पहले उन्होंने सोचा था, ये हैं होमी जहांगीर भाभा जी, इन्होंने उसके पहले ही भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए तैयार करने की नींव रखी थी। और अगर आज हमारे पास इतने सारे परमाणु हथियार हैं, हम परमाणु परीक्षण कर सकते हैं अपने देश में, तो उसका श्रेय जाता है होमी जहांगीर भाभा जी को। हमारा देश आज़ाद भी नहीं था, सोचो उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन उस समय भी ये सोच रहे थे कि हम अपने भारत को परमाणु प्रभाव से प्रभावित करें, मतलब अपने परमाणु ऊर्जा संपन्न कर सके अपने देश को, ठीक है। अब अगले हैं विक्रम साराभाई। तो ये हो गए होमी जहांगीर भाभा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह। रमन प्रभाव सीवी रमन ने दिया था। विक्रम साराभाई सीवी रमन ने दिया जो प्रकाश से संबंधित है। विक्रम साराभाई भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह इसकी स्थापना का जो श्रेय है वह जाता है विक्रम साराभाई को। ये है विक्रम साराभाई, ठीक है। यह सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। जो भी हम अंतरिक्ष में खोज करते हैं, अंतरिक्ष में जो प्रौद्योगिकी है, उन सब का जो हमारे यहाँ कृत्रिम डिजाइन बनते हैं ना, कृत्रिम उपग्रहों के जो डिजाइन बनते हैं ना, वो सब के सब इसरो में ही बनते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर बनते हैं सभी डिजाइन्स जो उसके कृत्रिम उपग्रहों के, मतलब सैटेलाइट्स के। जैसे एजुसैट है ना, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ एजुसैट जो सैटेलाइट है, उसका डिजाइन भी यहीं से बना। तो ये सभी जो डिजाइन्स बनते हैं तो उसका श्रेय जाता है विक्रम साराभाई को। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको समझ भी आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अब चलो हम जान लेते हैं प्रौद्योगिकी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। तो देखो, विज्ञान मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का एक क्रमबद्ध ज्ञान, जीनी, ठीक है। जीनी के बारे में हमने जाना ना, वह होता है जीनी। विज्ञान क्या है, विज्ञान जीनी है। आप अलादीन हो, विज्ञान आपका जीनी है। आप अपने जीनी से कुछ भी काम करा सकते हो, और अगर वह काम आपकी हेल्प करे, आपके जीवन में, आपके दैनिक जीवन में वह हेल्पफुल हो, तो वह जीनी कहलाता है प्रौद्योगिकी। आया समझ में? आप अलादीन हो, आपके पास साइंस है, साइंस क्या है, जीनी है, और आप उस जीनी को आदेश देते हो कि मेरे लिए चीज़ें बनाओ जिसे मैं रोज यूज कर सकूं। जैसे कि मुझे लोगों से बात करनी है, मेरे लिए फ़ोन बना दो, और जीनी ने आपके लिए फ़ोन बना दिया। आपने कहा कि मुझे अमेरिका जाना है, एरोप्लेन बना दो, और उसने आपके लिए एरोप्लेन बना दिया। आपने कहा कि मुझे मनोरंजन करना है, मुझे इंटरनेट चाहिए, और साइंस ने, मतलब आपके जीनी ने आपको बना के दे दिया। तो यह सब क्या हो गया, प्रौद्योगिकी। विज्ञान के नियम और सिद्धांतों से उपयोगी संसाधन बनाना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो, पहले हम क्या करते थे, लिफाफे का कहीं भेजना होता तो चिट्ठी भेजते थे। 1 महीने में चिट्ठी पहुंचती थी, 15-20 दिन में। 15-20 दिन में अगर किसी को बुखार हुआ है तो ठीक भी हो जाता था। 20 दिन बाद चिट्ठी आती थी तो पता चलता हमको बुखार हुआ था। तो आप सोचते अरे 20 दिन बीत गया तो ठीक ही हो गया होगा। आजकल के तो जनरेशन में लोगों ने चिट्ठी देखी भी नहीं होगी।
अब मतलब सन 2000 से जो बच्चे जन्म ले रहे हों तो चिट्ठी भी नहीं देखे होंगे। ठीक, तो यह सबसे पहले हम चिट्ठी लिखा करते थे। उसके बाद ये वाला फ़ोन आया, ठीक, टेलीफोन, जिसके रास्ते को खोद खोद के ना उसमें तार लगाया जाता था। मतलब हम लोग छोटे छोटे थे तो सारे रास्ते खोद दिए जाते थे इसके तार लगाने के लिए। उसके बाद ये वाला नोकिया का मोबाइल आया, चाहे सर फूट जाए लेकिन मोबाइल नहीं टूटता था। उसके बाद ये वाला फ़ोन आया, फिर अभी आया ये वाला कुछ दिन पहले एंड्रॉयड, और स्मार्टफोन आ चुका है, सब आ गया। तो अभी क्या है कि भले सर फूटे लेकिन मोबाइल न टूटे। पहले था मोबाइल, पहले भी था सर फूटे मोबाइल न टूटे, तो उसका वजह ये होता था कि मोबाइल मजबूत होता था। अब मोबाइल इतना महंगा है कि लोग कहते हैं भले सर फूट जाए लेकिन मोबाइल न टूटे। अब बात करते हैं यात्रा करने की, तो पहले लोग बैलगाड़ियों से जाते थे, शादियाँ होती थी लड़कियां डोली से जाती थी, तो कितने कितने दिन बीत जाते थे ना। पहले पुराने वाले सीरियल्स भी देखते होगे, उसमें बैलगाड़ी से जाना आना। ठीक है, अभी क्या है, अभी आपके पास सारी सुविधाएं हैं। कहीं आपको जाना हो आप आसानी से जा सकते हो। अगर एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना हो तो उसके लिए ड्रोन है, पानी के लिए पनडुब्बी है, और पानी के बड़े बड़े जहाज हैं आपके पास। अब सुपरसोनिक जहाज भी हैं। तो पहले और अब में काफ़ी बदलाव आया है। यह है प्रौद्योगिकी, लेकिन इसके छोटे छोटे चरण थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही आपके पास स्मार्टफोन आ गया था, नहीं। लेटर से और स्मार्टफोन के आने के बीच में बहुत सारे उसकी प्रोसेसिंग हुई, बार बार कुछ चेंज हुआ। ठीक है, तो यह शुरुआत किससे हुई? जिज्ञासा से, और अंत किससे हुआ? निष्कर्ष से। तो ये विज्ञान क्या था? जीनी। अब आगे आ जाते हैं हम और कुछ देख लेते हैं। पहले क्या होता था, याद है ना, कि वैद्य जी आते थे दवा देने के लिए। या फिर ये होता था कि कई बार गांव के जो सबसे बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे, झाड़ फूंक वाले लोग होते, तो कोई भी बीमारी होती थी तो उसको बता दिया जाए कि उसको भूत पकड़ा था, उसको चुड़ैल पकड़ी थी, वगैरह वगैरह, जिन्न आया था, वो अगर पता नहीं क्या क्या होते थे उस समय। तो ऐसे झाड़ फूंक होते थे। अब भी आप लोग कहीं कहीं देखते ही होंगे, कुछ पुराने पीपल के पेड़ों के नीचे लोग ऐसे खेलते कूदते रहते हैं। तो खास तौर पे महिलाओं में तो काफ़ी मात्रा में पाया जाता था, जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, मेडिकल ने काफ़ी ज़्यादा उन्नति कर ली है। तो अल्ट्रासाउंड, अंदर की हमारी हर चीज़ को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, और बाकी काफ़ी चीज़ें आ गई जो हमारी हेल्प करती हैं। चिकित्सा विज्ञान में काफ़ी ज़्यादा उन्नति के लिए कारगर हैं। तो ऐसे देख रहे हो, पहले के मनोरंजन के लिए चौपाल लगती थी, नाच आता था गांव में, और बंदर भालू आते थे, उनको देख के लोग मनोरंजन करते थे। गांव में अगर एक बंदर की टोली आ गई तो पूरे गांव के लड़के उन बंदरों के पीछे पड़ जाते थे। तो ये सब होता था मनोरंजन का साधन। अब क्या है, गुल्ली डंडा हुआ करता था, बच्चे वही खेलते थे। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स होते थे, जैसे कि नाव दौड़ होती थी, और वो तो अब भी केरल में होती है, नाव की रेस होती है। ठीक है, तो ये सब खेल हुआ करते थे। अब क्या है, अब आप बैठ के घर पे मोबाइल खोल लेते हो, आराम से खेलते रहते हो, दुनिया से मतलब ही नहीं होता है आपको। अब तो ताश भी लोग लैपटॉप और मोबाइल में खेल लेते हैं, पहले 4 लोग बैठ के खेलते थे। ठीक, तो यह है फ़ायदा। अभी पहले क्या होता था, बच्चे 5 साल की उम्र में गुरुकुल चले जाते थे, वहाँ टीचर के साथ रहते थे, पढ़ते थे। अब बच्चे घर हैं, टीचर अपने घर हैं, कोविड तो और ज़्यादा बढ़ा दिया ऑनलाइन टीचिंग, और सब अपने अपने घर बैठे हैं और पढ़ाई भी हो जा रही है। इसे कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर से का यूज किया जाता है, और ऑनलाइन टीचिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, अभी देखो खेतों की बात करें तो जो कृषि में काफ़ी ज़्यादा हरित क्रांति आई, नीली क्रांति आई, सफ़ेद क्रांति आई, पीली क्रांति आई, इतनी सारी क्रांतियाँ, रंग बिरंगी जो क्रांतियाँ आई, उन क्रांतियों की वजह से हमारे यहाँ जो खाद्यान्न उत्पादन है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो यह सब क्या है? प्रौद्योगिकी है। पहले हमारे यहाँ खेत ज़्यादा थे, ज़मीनें कम थी। अब ज़मीनें कम है, फिर भी अनाज का उत्पादन पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, अब हमारे भारतीय वैज्ञानिकों से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन है। यह वैज्ञानिक अलग अलग अपने विभागों के हैं और बहुत ही फेमस हैं, इनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए।
सबसे पहले हम बात करते हैं T.R. शेषाद्री की। T.R. शेषाद्री जो है ना वो यह जैविक रसायन क्षेत्र में इन्होंने शोध किया था। ठीक है, T.R. शेषाद्री ने जैविक रसायन क्षेत्र जो होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि ऐसे समझो, तुलसी जी की पत्ती का काढ़ा पीते हो ना, क्यों पीते हो? जैसे बुखार हुआ तो आपने तुलसी जी की पत्ती ली और काढ़ा बना के काली मिर्च का डाला, अदरक डाला, काढ़ा बनाया, पी गए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है बुखार ठीक हो जाएगा। तो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे तुलसी जी में, काली मिर्च में, अदरक में कुछ केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स को फ्लेवोनाइड कहते हैं, फ्लेवोनाइड। ठीक है, यह जो केमिकल्स होते हैं इस पर इन्होंने काम किया था T.R. शेषाद्री ने। इनका मुख्य वर्ग जो था ना वह इसी पर था। जैविक रसायन इनका क्षेत्र था, जैविक रसायन क्षेत्र में इन्होंने शोध किया था। ठीक है, तो जैविक रसायन का मतलब होता है जैसे पौधों के अंदर का जो रसायन है, जैसे तुलसी पत्ती के अंदर का जो रसायन है, तो पौधे क्या मतलब जैविक हो गया, वे जीवित होते हैं ना पौधे, तो जैविक हो गया। और उनके अंदर का जो रसायन है वह रसायन हमें किस तरह से हेल्प करता है, उसी क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी शोध किया था। तो T.R. शेषाद्री किससे जुड़े थे? जैविक रसायन क्षेत्र में शोध से। अब दूसरे हैं मेघनाद साहा। मेघनाद साहा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेघनाथ यहाँ पर साहा, ठीक, और यहाँ भी है देखो साहा। इन्होंने गणित का साहा समीकरण दिया था, यह हमारे गणितज्ञ थे और इन्होंने दिया था साहा समीकरण। अगले हैं एस रामानुजन। एस रामानुजन भारतीय गणितज्ञ थे। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने क्या किया था कि प्रमेयों को इन्होंने बनाया था। जो प्रमेय आप सॉल्व करते हो ना, जो थ्योरम आप सॉल्व करते हो, उन थ्योरम को इन्होंने बिना किसी मदद के, किसी की मदद नहीं ली, 13 साल की उम्र में इन्होंने उन थ्योरम को खुद बनाया था, पता है। और इसकी वजह से ना उन्हें सिर्फ और सिर्फ मैथ में ही इंटरेस्ट था, उन्हें किसी भी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। और इसकी वजह से वो काफ़ी चीज़ों में फेल हो गए, तो आगे इनकी पढ़ाई नहीं हो सकी। लेकिन और बहुत ही इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इनको कहा जाता है कि यह गणित के जादूगर थे। और 22 दिसंबर इनका डेट ऑफ बर्थ है, 22 दिसंबर, इसीलिए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के नाम से मनाया जाता है। अगले हैं S.N. बोस। S.N. बोस यानी सत्येंद्र नाथ बोस। यहाँ हैं सत्येंद्र नाथ बोस, ये हैं सत्येंद्र नाथ बोस, यह हैं T.R. शेषाद्री और ये हैं मेघनाद साहा। ठीक है, तो S.N. बोस जो थे ना, उन्होंने बोस इनके बारे में ऐसे समझो कि S.N. बोस ने जो क्वांटम फिजिक्स इन क्वांटम भौतिकी कह सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स कह सकते हैं, इससे जुड़े हुए थे और इस पर इन्होंने शोध किया था। क्वांटम फिजिक्स पर इन्होंने एक शोध किया। ठीक, और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इनके इस शोध को किसी ने भी पब्लिश करने से मना कर दिया, किसी ने पब्लिश नहीं किया भारत में। जिनको भी इन्होंने दिया कि इसको पब्लिश करो, किसी ने इनके शोध को पब्लिश नहीं किया। तो फिर इन्होंने अपनी इस शोध को आइंस्टीन के पास भेज दिया। आइंस्टीन के बारे में जानते हो ना, तो इन्होंने इसे आइंस्टीन के पास भेज दिया और आइंस्टीन ने इनके शोध पत्र को जर्मन, उनकी लैंग्वेज थी जर्मन, तो जर्मन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट किया और उसके बाद उसका प्रकाशन किया। वे इनके शोध से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसीलिए जब बोस आइंस्टीन पार्टिकल, जो पार्टिकल का पता लगाया गया तो क्वांटम भौतिकी में, तो बोस आइंस्टीन उस पार्टिकल का नाम रखा। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी जो थी उसमें इसको बोसान पार्टिकल नाम दिया गया था। तो वह बोसान पार्टिकल इन्हीं के नाम पर, S.N. बोस के नाम पर उसे बोसान पार्टिकल दिया गया, जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं और वैज्ञानिकों के नाम। ये विदेशी वैज्ञानिक हैं, बहुत ही खास, बहुत ही अच्छी चीजें इन्होंने दी थी। एडवर्ड जेनर, सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ड जेनर की। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाया था। जैसे आज कोविड के लिए वैक्सीन बन रही है ना,
कोविड-19 के लिए वैक्सीन। ठीक ऐसे ही इन्होंने सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। उसके बाद दूसरे हैं गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। उसके बाद थर्ड है थॉमस एडिशन अल्वा। थॉमस अल्वा एडिशन। एडिशन के बारे में तो आपको जानते हो, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? बल्ब का आविष्कार किया था। और इसके साथ ही इन्होंने आविष्कार किया था ग्रामोफोन का। ठीक है, तो थॉमस एडिशन ने किसका आविष्कार किया? ग्रामोफोन, और उसके साथ ही बल्ब का, विद्युत बल्ब, जैसे जो बल्ब जलता था, पीला वाला लाइट देता था ना, वह बल्ब। इसके बाद आती है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट बात करें तो ऑटो हान, सर आइजक न्यूटन, वोल्टा और माइकल फैराडे हैं। इनकी बात करें तो देखो, अब न्यूटन के बारे में तो सब जानते हो। न्यूटन ने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। वोल्टा ने प्राथमिक विद्युत सेल और वोल्टा वोल्टेज, ऐसे आराम से समझ सकते हो ना। तो प्राथमिक विद्युत सेल की खोज किसने की थी? वोल्टा ने। इसके बाद आ जाते हैं फैराडे और ऑटो हान। फैराडे ने डायनेमो की खोज की थी। कहीं भी जब पहाड़ों को तोड़ना होता है ना, पहाड़ों पे चट्टानों को तोड़ना होता है, तो वहां पे यूज किया जाता है डायनेमो का। ठीक है, तो वह तोड़ने की यूज होता है डायनेमो। ऑटो हान ने परमाणु बम बनाया था। ऑटो हान ने बनाया था परमाणु बम। ऐसे याद हो गया आपको? न्यूटन गुरुत्वाकर्षण, वोल्टा वोल्टेज, प्राथमिक विद्युत सेल, माइकल फैराडे डायनेमो। फैराडे डायनेमो एक जैसा बोल लग रहा है ना, जैसे साउंड कर रहा है, फैराडे डायनेमो, फैराडे माइकल डायनेमो, फैराडे डायनेमो, एक जैसा साउंड कर रहा है, तो फैराडे ने डायनेमो की खोज की थी। ऑटो हान ने परमाणु बम बनाया था। ऑटो हान परमाणु बम। ठीक है, अब ये देखो भैया, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, आपको खुद मिलाना है, मैं आपको बता रही हूँ। देखो एक एक करके बताते हैं, और जैसे आपको याद हो जाए हम ऐसे बताएंगे इसको। देखो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जॉन लॉगी बेयार्ड से। जॉन लॉगी बेयार्ड। तो जॉन लॉगी बेयार्ड, जान एक मूवी आई थी ना, ये जान मूवी आई थी। अब मूवी किस पे आती है? टेलीविजन पे। तो जॉन लॉगी बेयार्ड ने क्या बनाया? टेलीविजन। आ गया समझ में? जान मूवी किस पे आई? टेलीविजन पे। तो जान मूवी आई टेलीविजन पे, तो जॉन लॉगी बेयार्ड ने टेलीविजन बनाया था। उसके बाद हम बात करते हैं मार्कोनी की। तो मार्कोनी ने, ये देखो, मार्कोनी ने बनाया था। देखो क्या हुआ था कि और पहले के ज़माने में जब रेडियो चलता था, टीवी नहीं थी, रेडियो चलता था, तो भाग मिल्खा भाग में देखा होगा ना, रेडियो जब मिल्खा सिंह का लास्ट रेस रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, सब एक साथ जुट के देख रहे होते हैं रेडियो। तो पहले रेडियो सब एक पास देखते थे ना, तो एक दूसरे को कोहनी मारते रहते थे, क्योंकि एक दूसरे को दूर करते थे रेडियो की आवाज़ सुनने के लिए। तो क्या करते थे, बोलते थे ना, मार्कोनी, तो ये मार्कोनी करते रहते थे। तो मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया? रेडियो का। देखो भाई, रेडियो के जो पितामह हैं, रेडियो विज्ञान के जो पितामह हैं, वो तो हमारे बोस साहब हैं, जगदीश चंद्र बोस जी हैं। लेकिन उन्होंने पेटेंट नहीं कराया, और फिर मार्कोनी ने पेटेंट करा लिया, तो मार्कोनी का नाम आता है। उसके बाद हम बात करते हैं रोंटगेन और फर्मी की। तो देखो जो फर्मी है ना, फर्मी, यह देख रहे हो, फर्जी लग रहा है ना, ये फर्जी, असली तो है नहीं, फर्जी है। तो फर्मी ने क्या किया था? फर्मी ने बनाया था परमाणु रिएक्टर। परमाणु, जो जहां से परमाणु भट्ठी, समझ लो फर्मी भट्ठी, ऐसे याद कर लो, फर्मी भट्ठी। ठीक, तो फर्मी ने परमाणु भट्ठी का निर्माण किया था, मतलब उसको बनाया था परमाणु भट्ठी, जहां पर परमाणुओं में नाभिकीय क्रियाएं होती हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं रोंटगेन, विलियम रोंटगेन ने दिया था एक्सरे। रोंटगेन एक्सरे, ऐसे याद कर लो। रोंटगेन ने एक्सरे का निर्माण किया था। ऐसे ये कोई प्रयोग करते थे और उसमें एक्सरे उनको दिखने लगी। और पता है, पहला एक्सरे जो उन्होंने किया अपनी वाइफ के लेफ्ट हैंड का किया था। ठीक है, और उसमें उनको अंगूठी
अपनी जो उनकी फिंगर रिंग में उन्होंने अंगूठी पहनी थी और हड्डियां वही बस दिखी थी। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको याद भी हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ होगा ना तो एक बार और देख लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।